अगली सुबह जब कबीर की आंख खुली तो अविका ने उसके सीने पर सर रखा हुआ था और हाथ भी कबीर की दूसरी तरफ कंधे पर रखा हुआ था। कबीर के लिए इससे प्यारी और खूबसूरत सुबह तो हो ही नहीं सकती थी। कुछ देर अविका को देखने के बाद उसने जैसी उठने की कोशिश करी, अविका की नींद में खलल पड़ा और वो जाग गई। उसने आंखें खोली और अपना सर कबीर के सीने पर देख वो मुस्कुराई। कबीर उसे ही देख रहा था। अविका ने मुस्कुराते हुए सर उठाकर कबीर को देखा तो कबीर को अपनी तरफ ही देखता पाकर अविका की मुस्कुराहट ही गायब हो गई। अविका उससे दूर हटते हुए बोली, मुझे जॉगिंग पर जाना है, आप चलेंगे? कबीर उठकर उसका हाथ पकड़कर बोला, चलो आज तुम्हें अपने जिम लेकर चलता हूँ। अविका हैरानी से पूछते हुए कहती है, आपका जिम कहाँ है? कबीर बाथरूम की तरफ जाते हुए बोला, सब यहीं पूछ लोगी क्या? कुछ देर बाद दोनों रूम से बाहर आए तो अविका ने कहा, हम इन्हीं कपड़ों में जा रहे हैं, मतलब घर में ही है ना? कबीर उसे सीढ़ियों से ऊपर वाले फ्लोर पर लाया जहाँ एक तरफ स्टोर रूम था और दूसरी तरफ कांच की दीवारों वाला जिम बना हुआ था। अविका इस फ्लोर पर आज पहली बार आई थी। कबीर उसे जिम के अंदर लेकर आया। अविका ने उस पूरे जिम को घूम घूम कर देखकर कहा, पर कबीर, जो सुकून खुली हवा में उगते हुए सूरज को देखते हुए मिलता है वो इस चार दीवारी में कहाँ मिलता होगा? कबीर उसकी बात सुनकर कहता है, इसीलिए मैं हफ्ते में 1 या 2 बार जिम आता हूँ। आज तुम्हें इसलिए लेकर आया ताकि कभी तुम्हें यहाँ एक्सरसाइज करनी हो, अपना गुस्सा निकालना हो तो ये जिम है उसके लिए। अविका कमर पर हाथ रखकर आंखें छोटी करके बोली, तो आपको लगता है कि मैं गुस्सैल हूँ? कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें लगना क्या है, तुम हो गुस्सैल और नकचड़ी। अविका गुस्से से पैर पटकते हुए नीचे आई और बाहर लॉन में आ गई। लॉन में ही उसे मीनू जी और रघुवीर जी बैठे दिखाई दिए तो उसने उनके पास जाकर दोनों के पैर छूते हुए कहा, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मम्मा। रघुवीर जी और मीनू जी दोनों ने उसे गुड मॉर्निंग विश किया। बैठने के लिए कहा और उसे देखकर बोली, तुम्हें हमने बहू नहीं बेटी माना है और बेटियां पैर नहीं छूती। मेड उन तीनों के लिए चाय लेकर आई। मीनू जी ने कहा, बेटा आज रात हम सबका डिनर अग्रवाल भाई साहब के यहाँ है, तुम अपना काम जल्दी निपटा लेना आज। अविका ने हैरानी से पूछा, हम सबका? रघुवीर जी ने कहा, हाँ बेटा, कल रात ही उनका कॉल आया था और वे चाहते हैं कि आज रात का डिनर हम उनके साथ करें। अविका ने कुछ सोचते हुए हाँ में सिर हिला दिया। उसने चाय पी और कहा, मैं रेडी हो जाती हूँ। मीनू जी ने पलकें झपका दी। अविका वहां से सीधे सुमित के रूम में आई। सुमित उसे अपने रूम में देखकर बोला, अरे तुम यहाँ, कुछ काम था? अविका संजीदगी से बोली, एसआर, आप रागी से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जानते भी हैं वो कितनी परेशान है। जब आपको उसके साथ होना चाहिए तब आपने उससे मुंह फेर लिया। सुमित ने दूसरी तरफ मुंह करके बोला, वो परेशान है तो मैं भी सुकून में नहीं हूँ। और रवि, तुम तो हम दोनों की सबसे अच्छी दोस्त हो ना, तो सिर्फ तुम्हें उसकी परेशानी, उसका दुख दिखता है, मेरा नहीं। अविका उसके सामने जाकर बोली, एसआर, आप क्यों उससे दूर भाग रहे हैं? अंकल ने हाँ कर दी है, वो मान गए हैं आपके और रागिनी के लिए। सुमित आंखें फाड़कर उसे देखते हुए बोला, क्या सच में? पर ऐसा था तो रागिनी ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? मैं कितना परेशान था, मुझे लग रहा था जैसे किसी ने मेरे दिल को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया हो। एसआर, रागी को नहीं पता है कि अंकल ने हाँ कर दी है। अंकल चाहते हैं कि रागी उनसे आपके और खुद के रिश्ते के बारे में खुद बात करे। रागी ने बहुत कोशिश की बताने की, पर वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही है। मैंने पहली बार उसे इतना हेल्पलेस होते देखा है और मुझे लगता है कि जब आप उसके साथ होंगे ना तो वो अंकल से बात कर पाएगी, पर आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा। कैसा प्रॉमिस? आप उसे नहीं बताएंगे कि अंकल ने हाँ कर दी है और वो सब जानते भी हैं। आपको बस उसे यकीन दिलाना है कि चाहे कैसी भी सिचुएशन हो आप उसके साथ ही रहेंगे। और एक बात और, ये आज रात से पहले हो जाना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि अंकल का विश्वास टूटे। आज रात से पहले क्यों? अंकल ने आज रात हमारी पूरी फैमिली को डिनर पर इनवाइट किया है और मुझे लगता है कि कल रात उन्होंने रागी को रोते हुए देखने के बाद ही ये फैसला लिया होगा। एसआर, अंकल आंटी रागी से बहुत प्यार करते हैं। रागी उनकी सगी बेटी भले ना हो, पर उन्होंने उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार दिया है। थैंक यू सो मच। तुम नहीं जानती तुमने कितना बड़ा बोझ उतार दिया है मेरे मन से।
मैं आज ही रागिनी से बात कर उसे हौसला दूंगा, ताकि वो अपने पापा से बात कर सके, अपने दिल की बात उन्हें बता सके। थैंक यू सो मच। तुम जैसी दोस्त हर किसी को मिले ना मिले, पर मुझे हर जन्म में मिले। सुमित ने खुश होते हुए कहा। अविका ने उसके चेहरे पर चमक देखते हुए कहा, ऐसे ही मुस्कुराते रहा कीजिए। शादी वाले दिन से देख रही थी आपका उदास चेहरा, और ये प्रॉमिस नहीं टूटना चाहिए, नहीं तो। नहीं, बिल्कुल नहीं टूटेगा। प्यार से पहले मेरे लिए तुम्हारी दोस्ती मायने रखती है, और रागिनी के लिए भी। अविका उसे चिढ़ाते हुए बोली, सही जा रहे हैं आप, अभी से रागी की साइड ले रहे हैं। सुमित के गाल शर्म से लाल हो गए तो अविका हंस पड़ी और हंसते हुए ही बाहर निकल गई। उसके जाते ही सुमित ने बंदर की तरह उछलना शुरू कर दिया। उसकी खुशी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता था। अविका रूम में आई तो कबीर तैयार हो रहा था। अविका ने उसे गुस्से से घूरा और बाथरूम में चली गई। मिस्टर अग्रवाल ने अर्चना जी से कहा कि उन्होंने अविका और उसकी फैमिली को आज रात डिनर पर इनवाइट किया है, तो आप सारी तैयारियां देख लें। अर्चना जी खुश होते हुए कहती है, ये तो बहुत अच्छा किया जी आपने। मैं भी सोच ही रही थी नए जोड़े को खाने पर बुलाने के लिए। मिस्टर अग्रवाल किसी दूसरी ही सोच में डूबे हुए थे। अर्चना जी ने उन्हें सोच में डूबे हुए देखकर कहा, क्या हुआ, कुछ परेशान से और खोए हुए से लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? अर्चना जी ने फिक्र जताते हुए कहा। मिस्टर अग्रवाल ने उनकी बात पर मुस्कुराकर कहा, नहीं, बस एक केस के बारे में सोच रहा था, और कुछ नहीं। अर्चना जी किचन की तरफ चली गई। तब तक रागिनी भी उठकर बाहर आई और मिस्टर अग्रवाल को सोफे पर बैठे देख उनके पास जाकर उनके कंधे पर सर रखकर आंख बंद करके बैठ गई और कहा, गुड मॉर्निंग पापा। मिस्टर अग्रवाल ने मुस्कुराते हुए उसे गुड मॉर्निंग कहा। रागिनी ने उन्हें मुस्कुराते हुए देखकर कहा, पापा आपसे कुछ कहना है। मिस्टर अग्रवाल ने बस इतना ही कहा और रागिनी को देखने लगे। रागिनी ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, पहले आप प्रॉमिस करें आप नाराज नहीं होंगे। मिस्टर अग्रवाल ने उसके सर को सहलाते हुए कहा, तुम्हारे पापा कभी तुमसे नाराज हुए हैं जो अब होंगे? रागिनी में अब थोड़ी हिम्मत आई और उसने कहा, पापा अभी की शादी में सुमित से तो मिले ही थे ना? वो पापा, मैं और सुमित। मिस्टर अग्रवाल ने रागिनी की तरफ देखा तो उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। मतलब सुमित और मैं? रागिनी ने आंखें बंद की तो उसे सुमित का चेहरा नजर आया। उसने गहरी सांस लेकर कहा, पापा हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, और पापा ये कोई टाइम पास वाला सीन नहीं है, हम एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं, पर आप सबकी मर्जी से। पापा आई एम सॉरी, पर मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती। और पापा सुमित बहुत अच्छा है, बहुत सीधा साधा सा है। उसने कहा है आप मना कर देंगे तो हम नहीं करेंगे शादी। रागिनी का चेहरा आंसुओं से भीग गया था। अर्चना जी जो उसके लिए चाय लेकर आ रही थी, वे उसकी बात सुनकर वहीं रुक गई। फिर चाय का कप टेबल पर रख रागिनी से कहा, रागी ये तू क्या कह रही है? रागिनी ने उम्मीद भरी नजरों से अपने पापा की तरफ देखा तो उन्होंने कहा, तुम्हें लेट हो रहा है उसके लिए। रागिनी ने एक नजर उन पर डाल अपनी मम्मा की तरफ देखा और अपने रूम में चली आई। अर्चना जी ने रागिनी को जाते देखा, फिर मिस्टर अग्रवाल की तरफ देखकर कहा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मिस्टर अग्रवाल ने अर्चना जी की तरफ देखा और फिर अपने कमरे में चले गए। अविका बाथरूम से निकली तो कबीर को रूम में ही देख वो चुपचाप मिरर के सामने खड़ी हो अपने बालों को सुखाने लगी। कबीर ने फोन से नजर उठाकर अविका की तरफ देखा। उसने डार्क ग्रीन वी नेक स्लीवलेस टी शर्ट के साथ व्हाइट जीन्स पहनी हुई थी। इत्तेफाक से कबीर ने भी ग्रीन शर्ट पर ब्लैक सूट पहना हुआ था। अविका ने बालों को सुखाकर पोनी बनाई तो कबीर ने फोन बेड पर रखा और अविका के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसके बालों से रबर बैंड निकाल दिया। फिर उसके बालों को एक तरफ से कान के पीछे कर ड्रेसिंग टेबल पर रख सिंदूर की डिब्बी से सिंदूर लेकर उसकी मांग में लगा दिया और उसके चेहरे को हाथों में भरकर कहा, अभी तक गुस्सा हो? अविका ने कुछ नहीं कहा और अपना ब्लेजर पहनने लगी। कबीर ने उसे पीछे से हक करते हुए कहा, अगर मैं गुस्सा हो गया तो मनाना मुश्किल हो जाएगा। कबीर ने कहा और जैसे ही जाने लगा अविका उसके सीने से लग गई। कबीर ने भी मुस्कुराते हुए अपनी बाहों में जकड़ लिया। अविका ने उसके सीने से लगकर ही मासूमियत से कहा, मुझे मनाना नहीं आता। अभी तक कोई नाराज ही नहीं हुआ तो मनाने की जरूरत ही नहीं हुई, और आप नाराज हो गए तो फिर मैं क्या करूंगी?
मैं नाराज हो जाऊं तो ऐसे ही थोड़ा सा प्यार जता देना, कस के सीने से लग जाना और एक दो किस्सी दे देना, बस मैं मान जाऊंगा। अविका उससे दूर होते हुए, कितने बुरे हैं ना आप। कबीर ने दोनों हाथ उसकी कमर में डालकर अपनी तरफ खींचकर कहा, देखना चाहोगी कितना बुरा हूं मैं? अविका ने कबीर की आंखों में देखा तो उसे उसकी आंखों में शरारत के साथ ही प्यार भी नजर आ रहा था। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखते हुए खो गए। अचानक ही कबीर का फोन बजा और दोनों का ध्यान टूटा। अविका जल्दी से उससे दूर हटी और सारा सामान उठाकर बैग में रखने लगी। कबीर ने फोन देखा जो उसकी असिस्टेंट का था। उसने फोन उठाकर कान से लगाया। उधर से कुछ कहा गया तो कबीर ने कहा, उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाओ और चाय नाश्ते का इंतजाम करो, मैं कुछ ही देर में पहुंच रहा हूं। कबीर ने कॉल कट किया और अविका की तरफ देखा। कहा, मुझे जल्दी जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और क्लाइंट भी आ चुके हैं। अविका ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ओके, आप जाइए, मैं चली जाऊंगी, पर जाने से पहले ब्रेकफास्ट तो कर लीजिए। अविका ने कहा तो कबीर मना नहीं कर पाया। उसने हाँ में सिर हिलाया और दोनों नीचे आ गए। सब उन दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। दोनों आकर बैठे। कबीर ने जल्दी से ब्रेकफास्ट किया और ऑफिस चला गया। बाकी सब भी चले गए। मीनू जी ने पहले ही सबसे मिस्टर अग्रवाल के यहाँ डिनर पर जाने की बात कर दी थी और सभी ने जाने के लिए अपनी सहमति दे दी थी। अविका हाउस पहुंची तो रागिनी को अपने कैबिन में बैठे देख वो दीवार पर लगी तस्वीरों की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद वो रागिनी के सामने बैठ उसे देखने लगी। रागिनी अपनी सोच में इतनी गुम थी कि उसे अविका के आने का पता ही नहीं चला। अविका ने उसकी बगल वाली चेयर पर बैठ उसके कंधे पर हाथ रखा तो रागिनी जैसे किसी नींद से जागी। अविका को अपने सामने देखते ही वो उसके गले से लग गई और रोते हुए कहने लगी, अभी मैंने पापा को बता दिया सुमित और अपने बारे में, पर पापा ने कोई जवाब ही नहीं दिया। उसकी बात सुनकर अविका ने चैन की सांस ली और कहा, रागी, तूने अंकल को सब सच बता दिया तो अब सब उनके ऊपर ही छोड़ दे, और उन्हें थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। अचानक ही तुम्हारी बात सुनकर उन्हें समझ नहीं आया होगा कि कैसे रिएक्ट करें। और तू ना टेंशन मत ले और ये बात बात पर रोना बंद कर। आजकल तू कुछ ज्यादा ही रोंदू हो गई है। मेरी वाली रागी तो तू अब रही ही नहीं। रागिनी ने अपने आंसू पोंछे और अविका की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखा। सच में पापा मुझसे नाराज तो नहीं होंगे ना? वो मुझे अपने से दूर तो नहीं कर देंगे? अविका ने उसके सिर पर हल्के से चपत लगाकर कहा, तू पागल है क्या? कुछ भी उठपटांग सोच रही है। अच्छा सोच, अच्छा ही होगा। और हाँ, मैंने एसआर से बात कर ली है। उन्होंने कहा है अगर तू बात नहीं कर पा रही तो वो तेरा साथ देंगे। रागिनी मुंह बनाकर, मुझे नहीं बात करनी सुमित से। पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अब जरूरत थी तब मुंह फेर लिया। समझा लेना अपने एसआर को, अगर मेरे सामने आए ना तो मुंह तोड़ दूंगी। रागिनी ने कहा और उठकर चली गई। उसे पहले जैसा देख अविका मुस्कुरा उठी, पर सुमित पर तरस आने लगा। ऑफिस पहुंचकर कबीर भी कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचा। सबसे मिलते हुए वो चेयर पर बैठा। उसने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ ब्लूप्रिंट्स उन्हें दिखाते हुए कुछ बातें डिटेल्स में समझाई। मीटिंग लगभग 2 घंटे चली और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर डील फाइनल हुई और उन लोगों के पीछे ही कबीर भी कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आया। मिस्टर बंसल ने कबीर से हाथ मिलाते हुए विदा ली। कबीर अपने कैबिन में आया और अपनी असिस्टेंट से आज की बाकी मीटिंग के बारे में जानकारी ली। सुमित ने अपना काम फटाफट से खत्म किया और लंच टाइम में ही रागिनी से मिलने फैशन हाउस पहुंचा। वो लिफ्ट से सीधे ऊपर आया तो उसे देख रागिनी ने मुंह फेर लिया और अविका के पास जाने के लिए लिफ्ट में चली गई। लिफ्ट बंद होती उससे पहले ही सुमित लिफ्ट में आया। रागिनी अब बाहर निकलने लगी तो सुमित ने बटन प्रेस कर रागिनी का हाथ पकड़ उसे लिफ्ट की दीवार से सटा दिया। रागिनी उसके सीने पर मारते हुए रोने लगी तो सुमित ने उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा, सॉरी, पर मैं और क्या करता। तुम्हारे पापा ने उस दिन जैसे मुझे इग्नोर किया था, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मुझे लगा जब उन्हें कुछ पता ही नहीं था तब उन्होंने ऐसा बिहेव किया, तो जब पता लगेगा तब तो वे शायद मुझे फांसी ही दे देते। रागिनी ने सुमित को घूर कर देखते हुए कहा, मेरे पापा क्या तुम्हें जल्लाद नजर आते हैं? सुमित ने उसके आंसू साफ कर कहा, नहीं जाने मन, मैं तो बस तुम्हारा मूड सही करना चाहता था। रागिनी ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैंने पापा को बता दिया, अब वो जैसा कहेंगे मैं मान लूंगी। पर सुमित, मैं अपने मम्मा पापा से जितना प्यार करती हूँ तुमसे भी उतना ही करती हूँ। सुमित ने प्यार से उसके माथे को चूमते हुए कहा, तुम ये क्यों सोच रही हो कि अंकल मुझे रिजेक्ट कर देंगे? ये भी तो हो सकता है वो मुझे अपनी बेटी खुशी से दे दें।
रागिनी ने हैरानी से सुमित की तरफ देखते हुए कहा। कल रात तक तो मुंह फुलाए बैठे थे, अब अचानक से क्या हुआ जो ऐसी बातें कर रहे हो? सुमित ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि जो तुम्हारी दोस्त है वही मेरी दोस्त है, और जब उसने समझाया तब मुझे लगा कि मैं बेवजह ही तुमसे भाग रहा था। रागिनी ने उसकी बात पर यकीन कर लिया। अविका अपने कैबिन में काम खत्म करके बैठी ही थी कि कबीर का ख्याल आया। उसने कुछ सोचते हुए अपना फोन उठाया और रात को जो कबीर की चोटी के साथ फोटो ली थी वो कबीर को सेंड कर दी और मन में कहा, बड़े अपने आप को होशियार समझ रहे थे ना, और फोटोज डिलीट करके। पर मैं भी अविका ठाकुर अब तो अविका कबीर राठौड़ हूँ, तो आपसे तो 2 कदम आगे का सोचना पड़ेगा ना। इधर कबीर के फोन पर मैसेज नोटिफिकेशन आया और उसने खोल कर देखा, जिसमें उसकी चोटी वाली फोटो थी। कबीर ने तुरंत ही अविका को कॉल लगाया। अविका ने हाथ में पकड़े फोन पर कबीर का नाम फ्लैश होते देखा तो वो मुस्कुराई और कॉल रिसीव किया। कबीर ने कॉल रिसीव होते ही कहा, ये फोटोज कहां से आई तुम्हारे पास? मैंने खुद डिलीट की थी अपने हाथ से। अविका ने मुस्कुराते हुए कहा, वो कहीं से भी आई हो, आप तो ये बताइए फोटो पसंद आई या नहीं? तुम मेरी शराफत का फायदा उठा रही हो। देखो अभी उस फोटो को डिलीट करो, नहीं तो। अविका ने उसकी बात काटते हुए कहा, तो कल रात वाली धमकी देंगे? और वैसे भी आप तो जानते ही हैं मैं गुस्सैल, नकचड़ी और जिद्दी हूँ, तो मैं तो कुछ भी करूंगी। और हाँ, डरती नहीं हूँ आपसे। अविका ने कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इधर कबीर को अब गुस्सा आने लगा था और गुस्से में उसने अपना फोन ही फेंक दिया था। ऑफिस से कॉल आने पर सुमित चला गया था। रागिनी अपने काम में व्यस्त हो गई थी। कुछ देर बाद रागिनी के पास अर्चना जी की कॉल आई, तो उन्होंने रागिनी को घर में कुछ गेस्ट आने की बात बताई और उसे हेल्प के लिए घर आने को कहकर कॉल कट कर दी। रागिनी को अब तक ये भी नहीं पता था कि उसके घर कौन से गेस्ट आने वाले हैं। उसने अपना सामान उठाया और नीचे अविका के केबिन में आई। रागिनी ने अविका के सामने बैठकर कहा, अवी, मुझे ना अब डर लग रहा है। मम्मा का कॉल आया था, उन्होंने बताया कि घर में कुछ गेस्ट आने वाले हैं और मुझे हेल्प के लिए बुलाया है। अविका ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तो प्रॉब्लम क्या है, चली जाओ आंटी की हेल्प करवाने। इनफैक्ट मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। रागिनी ने अपना सर पकड़कर कहा, अवी, मुझे लगता है जितना सिंपल लग रहा है ना उतना है नहीं। कहीं पापा मेरी शादी किसी और से ना कर दे। अविका ने उसकी बात सुनकर कहा, तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है, छोड़ उस बात को और चल। रागिनी ने उसे सवालिया निगाहों से देखते हुए पूछा, कहाँ? अविका ने उसकी बात सुन सर पीट लिया और फिर कहा, तेरे घर, और कहाँ? रागिनी ने फिर पूछा, पर तू क्यों जा रही है और हाउस कौन देखेगा? अविका ने उसके गले में बाहें डालकर कहा, मेरी जान, आज का सारा काम तो हो चुका है और तू चली जाएगी तो मैंने बोर ही होना है। तो वैसे भी अंकल आंटी ने मेरा कन्यादान किया है तो थोड़ा फर्ज तो मेरा भी बनता है ना। रागिनी ने उखड़े हुए मुंह के साथ कहा, ओके चल अब। दोनों ही बाहर आई। रागिनी ने अपनी स्कूटी बाहर निकाली और अविका ने भी अपनी गाड़ी बाहर निकाली और दोनों ही निकल गई। अर्चना जी ने रागिनी के साथ अविका को भी आते हुए देखा तो खुशी से उसकी तरफ बढ़ गई और उसके हालचाल जानने लगी। रागिनी अपने रूम में चेंज करने चली गई। रागिनी की जाते ही अविका ने पूछा, आंटी, आपने इसको कुछ बताया नहीं ना कि कौन गेस्ट आने वाले हैं? अर्चना जी ने अविका की बात सुनकर कहा, अब इसने इतने दिनों तक बात अपने तक रखी तो हम कुछ घंटे तो इसे परेशान कर ही सकते हैं ना। अविका ने कहा, आंटी, पर उसको उदास देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। मन कर रहा है उसको बता ही दूं, पर। अर्चना जी ने भी उदास होकर कहा, बताना तो मैं भी चाहती हूँ, पर तुम्हारे अंकल है ना, बताने ही नहीं दे रहे। रागिनी के आते ही दोनों ऐसे ही इधर उधर हो गई। अविका ने कहा, आंटी आप बताइए मैं क्या काम करूं? अर्चना जी ने उसकी बात सुनकर मुस्कुरा कर कहा, सब कुछ हो गया है, बस खाना बनाने में हेल्प चाहिए क्योंकि वो लोग कुछ 7-8 जने हैं। अर्चना जी की बात सुनकर रागिनी ने हैरानी से पूछा, इतने सारे क्यों आ रहे हैं? अर्चना जी उसकी बात सुनकर कहने लगी, क्यों, हम 3 लोग हैं तो क्या दूसरों के घर में भी इतने ही होंगे? रागिनी ने मुंह बना लिया। अर्चना जी ने अविका की तरफ देखकर कहा, अवी, तुम्हें तो किचन का काम आता नहीं है तो तुम बस बैठ कर देखो। फिर रागिनी की तरफ देखकर, वैसे तो इसे भी नहीं आता पर करना तो है ही। रागिनी ने मुंह बनाकर कहा, मुझसे नहीं होगा, जिसको खाने पर बुलाया है उसे ही बनाने के लिए बुला लेते। अर्चना जी उसकी बात सुनकर बोली, ससुराल जाकर नाक मत कटवाना, अब चल
किचन में काम करवा। अविका उन दोनों को देख रही थी। उसने अपनी नम आंखों को साफ करते हुए कहा, आंटी थोड़ा बहुत मैं भी करवा दूंगी। अर्चना जी ने रागिनी को सुनाते हुए कहा, देख सीख ले उससे, कभी किचन में काम नहीं किया फिर भी हेल्प करवाने बोल रही है। और एक ये कामचोर। रागिनी ने अविका की तरफ देखकर कहा, तुझे तो कल देखूंगी। फिर किचन से बाहर निकलकर चिल्लाते हुए बोली, जा रही हूं मैं अपने रूम में, गेस्ट आए तो मुझे मत बुलाना उनके सामने। अर्चना जी ने भी अब तेज आवाज में कहा, क्यों, तेरे पैरों में क्या मेहंदी लगने वाली है जो तुझे उनके सामने ना बुलाएं? अविका अब जोर से हंस पड़ी तो उसके हंसने की आवाज सुन रागिनी ने किचन में वापस आकर कहा, तू क्यों दांत बता रही है? अविका ने हाथ पकड़कर पूछा, मेरी जान इतना गुस्सा किस बात का है? गेस्ट आ रहे हैं इस बात का, या तुमसे काम करवाया जा रहा है इस बात का? रागिनी ने उसे घूरते हुए देखा और फिर किचन से बाहर निकलकर टीवी चलाकर सोफे पर फैल गई। अविका ने अर्चना जी की हेल्प कराई। कबीर से उसने थोड़ा बहुत तो सीख ही लिया था। आज उसने अर्चना जी से भी थोड़ा बहुत सीख ही लिया था। कुछ चीजें उसने खुद बनाई, अर्चना जी उसे बताते गई और वो बनाते गई। थोड़ा बहुत रह गया था तो अर्चना जी ने उससे कहा, बेटा अब तुम घर चली जाओ, कबीर और सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, बाकी का मैं इस कामचोर से करवा लूंगी। अविका ने अपने हाथ साफ किए, घड़ी में टाइम देखा तो 7 बज गए थे। उसने रागिनी की तरफ देखा जो टीवी देखते हुए ही सो गई थी। अर्चना जी ने अविका को बाहर तक छोड़ा और रागिनी को उठाने लगी। अविका घर आई और हॉल में ही मीनू जी बैठी हुई दिखी तो उनके पास जाकर बैठ गई। मीनू जी ने उसके लिए पानी मंगवाया और कहा, आज तुम लेट हो गई, काम ज्यादा था क्या? अविका ने पानी का ग्लास उठाते हुए कहा, नहीं मम्मा, वो मैं रागी के साथ आंटी की हेल्प कराने चली गई थी, बस इसीलिए लेट हो गई। कबीर आ गए क्या? मीनू जी ने उसे रूम की तरफ इशारा करके कहा, बहुत गुस्से में है आज, तुम उससे कुछ मत कहना, वो बात करे तभी कुछ कहना। और हाँ, जल्दी तैयार हो जाना तुम लोग भी, रश्मि और प्रताप भी आने ही वाले होंगे। अविका ने हाँ में सिर हिलाया और अपने रूम में आ गई। कबीर लैपटॉप पर तेजी से अपनी उंगलियां चला रहा था। अविका के आने की आहट पाकर उसकी उंगलियां तो थम गई, पर उसने नजर उठाकर नहीं देखा। अविका ने अपना सामान टेबल पर रखा और बेड पर लेट गई। कुछ देर लेटे रहने के बाद वो कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ चली गई। गेट बंद होते ही कबीर उसके फोन पर झपटा। अब तक उसने उसका पासवर्ड तो पता कर ही लिया था। कबीर ने उसके फोन में सब कुछ देख लिया, पर फोटो उसे नहीं मिला तो उसने फोन वापस जगह पे रखा और अपने काम में लग गया। अविका कुछ देर बाद बाहर निकली तो कबीर को वैसे ही बैठे देख उसने कबर्ड से साड़ी निकाली और रूम में ही बने छोटे से ड्रेसिंग रूम में आई और पर्दा लगा लिया। कुछ देर के बाद जब वो बाहर निकली तो कबीर ने उसके पैरों की तरफ देखा, जिससे उसे पता चला कि अविका ने ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी है। लैपटॉप बंद कर कबीर ने कबर्ड खोल कपड़े निकाले और टॉवल लेकर बाथरूम में चला गया। उसके जाते ही अविका ने कबीर के कपड़ों की तरफ देखा और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, पर कुछ ही देर में वो मुस्कुराहट गायब हो गई जब उसे पता चला कबीर अपने साथ सिर्फ टॉवल लेकर गया है। और वो जल्दी से तैयार हुई और रूम से बाहर निकल गई। कबीर बाथरूम से बाहर आया और अविका को रूम में ना देखकर उसने अपने कपड़े पहने और मिरर के सामने खड़े होकर अपने बाल सेट किए, परफ्यूम लगाया। बाकी सब भी तैयार हो चुके थे और हॉल में आ गए थे। रघुवीर जी, मीनू जी और सुमित, निक्की एक गाड़ी में थे और दूसरी में प्रताप और रश्मि। कबीर भी उसी में जाना चाहता था, पर रश्मि ने उसे बैठते देख कहा, अरे भाई, नई नई शादी हुई है तुम लोगों की, थोड़ा तो साथ में टाइम बिताओ। हमेशा ऑफिस में लगे रहते हो दोनों, अब भी हमारे साथ बैठकर अपना टाइम खराब कर रहे हो। प्रताप। रश्मि के इतना कहते ही प्रताप ने गाड़ी स्टार्ट की तो कबीर ने अपनी गाड़ी बाहर निकलवाई और अविका के साथ गाड़ी में आकर बैठ गया। इधर गाड़ी में रश्मि ने प्रताप से कहा, तुम्हें नहीं लगता कि ये दोनों काम में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए हैं? प्रताप ने उसकी बात पर सहमति जताते हुए कहा, हाँ वो तो है, पर हम कर भी क्या सकते हैं? रश्मि ने खुश होते हुए कहा, तोहफा? प्रताप ने उसे सवालिया निगाहों से देखते हुए पूछा। तोहफा? रश्मि ने उसकी बात समझकर कहा, देखो, हमने दोनों को शादी का कोई गिफ्ट नहीं दिया तो अब दे देते हैं, हनीमून पर भेज देते हैं दोनों को। प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये सही रहेगा, मैं आज ही टिकट बुक करके कंफर्म भी कर देता हूँ। पर दोनों को भेजेंगे कहाँ? गोवा में तो शादी हुई है, उसके अलावा। रश्मि ने सोचते हुए कहा, शिमला। हाँ, शिमला अच्छा रहेगा, दोनों के गरम मिजाज ठंडे रहेंगे। प्रताप ने उसकी तरफ देखकर कहा, या इनके गरम दिमाग से वहाँ की बर्फी पिघल जाएगी। दोनों ही हंस पड़े।